नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें, आइए सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियों। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी और लोकसभा में अनुराग ठाकुर करेंगे चर्चा की शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा विकसित भारत 2047 की कार्य योजना की उपलब्धियों का करेंगे अनावरण। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी 3 नई पहल का भी करेंगे शुभारंभ। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी, तैयारियों का भी लिया जायजा। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट आज। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप होंगे आमने सामने। अहम मुद्दों पर होगी बहस। T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से रौंदा। दक्षिण अफ्रीका के साथ कल होगी खिताबी भिड़ंत। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर हुआ जल भराव। अन्य राज्यों में भी मानसून मेहरबान। खबरों को विस्तार से जानते। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। आज से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को शुरू करेंगे। वहीं लोकसभा में चर्चा की शुरुआत भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जिन नवनिर्वाचित सांसदों ने अभी तक सदस्यता की शपथ नहीं ली है, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद सदन के पटल पर कई अहम पत्रावलियां रखी जाएंगी। 24 जून से शुरू हुआ लोकसभा का सत्र 3 जुलाई तक चलना है। वहीं राज्यसभा सत्र की शुरुआत 27 जून से हुई है। राज्यसभा का सत्र भी 3 जुलाई तक चलना है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में विकसित भारत 2047 के लिए कार्य योजना की उपलब्धियों का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 पहलों का अनावरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों के लिए वर्चुअल इनक्यूबेस मूल्यांकन लॉन्च किया जाएगा। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण नवोन्मेषण का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी कि IPHS के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली के जरिए लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल जारी करने की एक नई सुविधा भी शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है। आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को झंडी दिखाई। कल से यात्रा शुरू होगी। सुरक्षा में किसी तरह की भी कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं जांची। बीते दिनों यात्री वाहनों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यात्री मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के CCTV कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर हर 500 मीटर पर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल
यात्रियों की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे आप श्री अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर पाएंगे। जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है और इसी कड़ी में 29 जून यानी कि 2024 की अमरनाथ यात्रा के लिए 3,50,000 तीर्थयात्री करा चुके हैं पंजीकरण। 52 दिवसीय तीर्थयात्रा के लिए 15 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था पंजीकरण। जम्मू और कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए हिंदू तीर्थ यात्रा है। तो अमरनाथ यात्रा का ये महत्व, इस मंदिर तक बालटाल और पहलगाम के जरिए 2 रास्तों तक पहुंचा जा सकता है। यानी बालटाल और पहलगाम के जरिए ये 2 रास्ते हैं जहां आप श्री अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के संयुक्त सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। अमरनाथ मंदिर को हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अमरनाथ मंदिर को 51 शक्तिपीठों में रखा गया है और इसलिए ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र मंदिर माना गया है। अमरनाथ मंदिर की गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर का अधिकांश भाग साल भर बर्फ से घिरा रहता है। गर्मी के मौसम में मंदिर को बहुत कम समय के लिए खोला जाता है और इस बार लगातार कई तैयारियां की जा रही हैं अमरनाथ मंदिर के लिए और भक्तों को इस गुफानुमा मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 35 से 48 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इस गुफा में गिरते पानी की बूंदों से शिवलिंग बनता है। 7,000 स्वयंसेवकों द्वारा लगाए गए 125 लंगर दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों की सेवा करेंगे। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध होंगी। ट्रैफिक पर निगरानी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एंड कैमरा लगाए गए हैं तो लगातार सुरक्षा के घेरे में रखा गया है और यातायात पुलिस ने नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों के लिए सलाह भी जारी की है। तो उस एडवाइजरी को मानकर आप आगे बढ़ें। जम्मू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के चलते यात्रा रूट्स पर कड़ी सुरक्षा इस बार की गई है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ की टीमों की तैनाती की गई है और लगातार 24 घंटे ये टुकड़ियां सुरक्षा के बंदोबस्त करती रहेंगी। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 आईसीयू बेड, एडवांस उपकरण लगाए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 100 स्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ रहेंगे। तो यात्रियों के लिए भरपूर सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। पवित्र गुफा, शेषनाग और पंचतरणी में 3 छोटे अस्पताल होंगे। 6 लाख श्रद्धालुओं के हिसाब से इंतजाम करते हुए गुफा तक का 14 किलोमीटर रूट चौड़ा किया गया है। पिछली बार आए 4.5 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बार बढ़कर 6 लाख तक जा सकता है। तो जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई परियोजनाएं बना रही है और इसी कड़ी में वहां माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले भक्तों के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की गई है। मंगलवार को इस हेलीकॉप्टर सेवा की पहली उड़ान भरी गई। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी पर बने सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। जम्मू हवाई अड्डे से सीधे माता वैष्णो देवी धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा अब शुरू हो गई है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यह बेहद अच्छी खबर है। मंगलवार को इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान भरी गई। जम्मू हवाई अड्डे से 2 हेलीकॉप्टर माता वैष्णो देवी धाम में बने सांझी छत के पंछी हेलीपैड पर उतरे। इन 2 हेलीकॉप्टर्स में 9 श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग व अन्य अधिकारियों ने भक्तों का स्वागत किया। उन्हें माता की चुनरी भेंट स्वरूप प्रदान की। देखिए, बोर्ड की तरफ से हमेशा ही प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से यात्रा को और सरल और सुगम बनाया जा सके। उसी दिशा में एक नया कदम है बोर्ड के डायरेक्शंस के मुताबिक
जिसमें जम्मू से भवन तक की हेली सुविधा और जिसके अंदर हेलीपैड से भवन तक पहुंचने के लिए बैटरी कार सेवा, प्रायोरिटी दर्शन, भैरव जी के दर्शन और प्रसाद की सेवा शामिल है। तो कुल मिलाकर एक पैकेज के तौर पे एक सुविधा जो है यात्री को उपलब्ध कराई जा रही है। यह हेलीकॉप्टर सेवा उन तीर्थ यात्रियों के लिए अधिक लाभदायक है जो एक दिन में माता के दर्शन कर वापस लौटना चाहते हैं। इस हेलीकॉप्टर सेवा से भक्तों के समय की बचत होगी। भक्तों ने बताया कि वे जम्मू से सीधा माता वैष्णो देवी धाम 10 मिनट में ही पहुंच गए। मैं और मेरा परिवार अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जम्मू से हम सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से माता जी के भवन पहुंच रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है, बहुत शानदार जर्नी है और यहाँ आके हमें लगा कि अपनापन सा प्राप्त हुआ हमको। जिन भी लोगों के पास समय कमी है, जो बूढ़े हैं, बच्चे लेके जाते हैं, जिनको तकलीफ होती है, जम्मू से सीधे फ्लाइट मिलती है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर मिलता है और बड़ी आरामदायक जर्नी से आप यहाँ पे 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग और इसके साथ मिल रही सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल केवल कटरा से सांझी छत के बीच उपलब्ध है, जिसका एक तरफ का किराया 2100 रुपए प्रति व्यक्ति है। श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी जम्मू से वैष्णो देवी धाम के लिए 2 पैकेज पेश किए गए हैं। पहला 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति का है, जिसमें उसी दिन वापसी होगी। इसे सेम डे रिटर्न यानी SDR पैकेज नाम दिया गया है। दूसरा 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति का पैकेज है, जिसमें अगले दिन वापसी होगी। इसे नेक्स्ट डे रिटर्न यानी NDR पैकेज नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों में कनेक्टिविटी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। निर्माण के बाद ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल रन भी सफल रहा। इसमें संगलदान और रियासी के बीच मेमू ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस तरह की परियोजनाओं से पूरे जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी से विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सेंगोल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद के विवादास्पद बयान पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सेंगोल को हटाकर संविधान स्थापित करने की बात कही थी, जिसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सेंगोल धर्म दंड है और यह हमारी पुरानी परंपरा रही है। ये सेंगोल इतिहास पढ़ लें, ये धर्म दंड है। जब एक राजा दूसरे राजा का परिवर्तन होता था चोलास के समय में, तब की यह परंपरा है। इसका कोई किसी लोकतंत्र से मतलब नहीं है। ये मतलब है सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण। और ये सेंगोल उस धार्मिक मर्यादा का परिचय था जिसको आपको फॉलो करना है, राजा हो या प्रधानमंत्री हो। इसीलिए वो नेहरू जी ने स्वीकार किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी के सेंगोल पर दिए गए बयान पर शंकरलाल सुंदरबाई शासून जैन कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रमा देवी का कहना है कि सेंगोल धर्म के उत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। इसे राजगुरु या पुजारी द्वारा राजा को सौंपा जाता है। दंड का मतलब दंड नहीं बल्कि धर्म का उत्थान है। सेंगोल तमिल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और हम इसे अपनी संसद में देखना चाहेंगे। एक भारतीय के तौर पे यह अनुरोध है कि सेंगोल को संसद से ना हटाया जाए।
in our very literature, Tamil literature, in Tirukural, Thiruvalluvar also has talked about Sengol. So there is a separate adhikaram for Sengol called as Sengonmai. So what is the actual thing is, whether it is in those days, nowadays we have a ruler. In those days he is called as Raja. So the Raja, for him, the upholding the dharma, that is the scepter or Sengol. So in those days, in the Sengol, if he is a Shaivite king, on the top of the danda or the scepter, there will be a Rishabha. The Rishabha is the symbol or the representation of dharma, that is upholding the dharma. Nowadays, modern day, we have the ruler. The same rule applies to modern day also. So the scepter or the Sengol, it is the representation for upliftment of dharma. लेखक और इतिहासकार डॉक्टर D.K. हरि और डॉक्टर D.K. हेमा हरि सेंगोल के महत्व को उन्होंने समझाया है। उनका कहना है कि सेंगोल शब्द संगम साहित्य से आया है। भारतीय भाषाओं में इसे धर्म दंड कहा जाता है। प्राचीन काल में सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल की इसी पद्धति से होता है। धर्म दंड का अर्थ है कि भूमि का शासन धर्म से बंधा हुआ है। सेंगोल मानव स्वभाव और पृथ्वी तथा पृथ्वी के सभी पहलुओं के साथ समन्वय के विचार को दर्शाता है। We call this Sengol in Tamil. Here the Sengol means glorious. Gol obviously means the measure, the rule. So we have a beautiful term. This comes to us right from Sangam literature, what we call Sengol. And in the Indian languages, the Bharata languages, we call it as Dharma Danda. So if you really look at this, the word Sengol and Dharma Danda, they both are very equal. In the sense, Sengol means glorious, Kol meaning a measuring stick. And here again, Dharma and Danda. We normally tend to say, oh, Danda means punishment. But Danda actually is a measuring stick or like a yardstick. लेखक सुधा शेषयान ने भी सेंगोल के महत्व को समझाया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। The Sengol is indicative of justice. It is called the Rajdand, but it is the Niti Dand. The common equivalent given to the word Sengol is another word, scepter. And people tend to think that the king held the scepter in hand, and the scepter is indicative of monarchy. However, the Tamil word Sengol is not indicative of monarchy, but is indicative of justice. वहीं तुगलक प्रकाशन के पूर्व प्रकाशक तुगलक सीनू ने कहा कि सेंगोल न्याय का प्रतीक है। Sengol of India served as symbol of justice. When our Indian kings ruled India, the Sengol served to establish justice, impartial judgment, and to promote the overall goodwill of the people. When India attained independence, a Sengol was presented to the first government of India as a token of the righteous land that India is. It was rightfully established in the parliament by the present government, which is truly a great honor for Tamil Nadu and has retained its rightful position now. Namaste. रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। दरअसल हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के जरिए धन शोधन के आरोपों में रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। हेमंत सोरेन और 11 अन्य आरोपियों को 27 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अब मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस मामले में उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने कई घंटों की पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
यूपी में बरेली के इज्जत नगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी माफिया राजीव राणा पर योगी सरकार का शिकंजा कस गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर माफिया की अवैध संपत्तियों को जमीबोस कर दिया है। चारों अवैध निर्माण है, उसमें 2 में ऑलरेडी हम लोग नोटिस हो चुका है। एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने है। उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा। एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। यूपी की तर्ज पर अलवर में पहली बार किसी हिस्ट्री शीटर के आवास पर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। अलवर जिला प्रशासन ने मनाका में स्थित हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान और उसके साथियों द्वारा पुलिस पर हमला करने वाले 10 लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया। गौरतलब है कि 22 जून को हिस्ट्री शीटर फिरोज खान पुलिस कर्मियों पर हमला कर फरार हो गया था। साथ ही अपराधी को भगाने में इसके परिवार और पड़ोसियों ने भी पुलिस पर पथराव कर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने लगभग आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार किए। इस कार्रवाई से पुलिस ने साफ कर दिया है कि पुलिस पर हमला करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फरार शातिर आरोपी फिरोज खान भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। जैसा उस दिन जो घटनाक्रम हुआ उसमें दर्जन भर आरोपियों को पकड़ लिया गया है, बाकी की अभी तलाश जारी है। और इसमें यूआईटी ने इस जमीन की माप तोल की जिसमें ये आवास सरकारी जमीन पर होना पाया गया, तो उसमें आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। सरकारी जमीन पर इस तरह से काबिल है, वो तो सरकार की जमीन है, उस पर ऐसे अतिक्रमी कैसे रह सकते हैं। मुख्य आरोपी लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं है। उसका बिल्कुल टीम हमारी पीछा कर रही है लगातार और जल्दी अपनी गिरफ्त में होगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस ने ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2024 का आयोजन किया है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन का विषय विनिर्माण और गुणवत्ता से में प्रगति रहा। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत की अनेक हस्तियों ने शिरकत की। इस समिट में भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को आकार देने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में जल भराव के कारण गाड़ियां पूरी तरह से डूबी नजर आईं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जून तक दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। और दिल्ली में भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। घटना में टर्मिनल 1 पर खड़ी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दी। दिल्ली फायर सर्विसेज से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल मौके पर 3 दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई है। अगले 3 दिनों तक मुंबई और आसपास के उपनगरों में मानसून की गतिविधि और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में मुंबई में मानसून की गतिविधियां और तेज होंगी। भारत ने T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गुरुवार देर रात खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी और मेरे सहयोगी कृतिका के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।